हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की साइंस का चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के आगे के नोट्स देखेंगे। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियोज में हमने ऑलरेडी ये टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि प्रबल अम्ल हुआ, दुर्बल अम्ल हुआ, इसके साथ ही इनके एग्जाम्पल्स, और बहुत ही अच्छे से हमने उस वीडियो में जाना था इन सभी के बारे में। तो आज की इस वीडियो को हम आगे से स्टार्ट करते हुए हमें जो पढ़ना है वो हमें यहाँ से पढ़ना है, जिसमें हम देखेंगे कि मुंह के पीएच मान और साथ ही पीएच स्केल के बारे में भी पढ़ेंगे। और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि आपके डी बीट एंट्रेंस एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ DU BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती है। इसी के साथ वी हैव आवर टेलीग्राम चैनल वेयर वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द नोट्स विच वी आर शेयरिंग हेयर, सो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम and link is in description, you can go through it. Let's get started this video. So the very first fact or very first thing we have, मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय रोग होने लगता है। जैसा कि आपके दांतों में कैविटी जो होती है, तो कैविटी होने का कारण क्या होता है कि आपके जो pH मान है मुंह का वो 5.5 से कम होने लगता है, और 5.5 से कम होने के बाद फिर आपका जो दंत क्षय रोग है यानी कि कैविटी है वो स्टार्ट होना चालू हो जाती है, यानी कि दांत सड़ने लगते हैं। देन वी हैव, पेट में HCl की अधिकता को रोकने के लिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं। उदाहरण मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड का एक उदाहरण है, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके 2021 के बीएड एंट्रेंस में पूछा गया था। उसमें कुछ ऑप्शंस दिए थे जिसमें से आपका एंटासिड वाला सही आंसर था। लाइक यही फैक्ट ही पूछा गया था कि जब हमारे पेट में अम्ल की उपस्थिति ज़्यादा हो जाती है, पेट में जलन होती है, तो उस स्थिति में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो एंटासिड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो इनो हो गया, या फिर आपका जो कोई भी मीठा टॉफ़ी ले लीजिए, तो ये जो होते हैं ये आपके एंटासिड की तरह काम करते हैं, जो कि आपकी पेट में हो रही अम्ल की अधिकता की मात्रा को कम करते हैं और आपका जो पेट है उसका पीएच मान उदासीन कर देते हैं। एंड द एग्जाम्पल ऑफ इट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका एक एग्जाम्पल है एंटासिड का। देन वी हैव, चींटी में फार्मिक एसिड तथा मधुमक्खी में मेथनोइक अम्ल होता है, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे नींबू हो गया, इसी के अलावा इमली हो गई, टमाटर हो गया। तो इन सब में कौन कौन से एसिड होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है, ठीक है। कितने पीएच मान के बीच? 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। वैसा विलयन जिसका पीएच मान नहीं बदलता उसे हम बफर विलयन कहते हैं। बहुत ही अच्छा फैक्ट है। बफर विलयन से आप क्या समझते हैं? तो बफर विलयन एक प्रकार का ऐसा विलयन होता है जिसका पीएच मान कभी नहीं बदलता है, ठीक है। देन है, शुष्क HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जल की अनुपस्थिति के कारण यह H+ आयन को उत्सर्जित नहीं करती है, इसलिए लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदल पाती है, ठीक है। क्योंकि जो HCl है वो शुष्क अवस्था में और उसमें किसी प्रकार की जल की उपस्थिति नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब हम लिटमस पत्र के उसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो लिटमस पत्र का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। देन भी है, अम्ल में हाइड्रोजन आयन होने के कारण यह विद्युत का प्रवाह करता है। जो अम्ल होते हैं वो विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं, जबकि जो क्षारक होते हैं वो विद्युत का प्रवाह नहीं कर सकते हैं। देन, जब वर्षा जल का मान 5.6 पीएच से कम हो जाता है तो इसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा 5.6 से कम होने पर, ठीक है। बाकी आप मुझे इस अम्लीय वर्षा होने के कारण 2 गैसों के नाम बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सी वो 2 गैसें जिम्मेदार होती हैं अम्लीय वर्षा के लिए, ठीक। देन वी हैव, उदासीन लवण आपका नमक हो गया NaCl। देन पीएच स्केल की खोज किसने की? तो सोरेनसन ने की है इसकी खोज, या आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन वी हैव,
क्लोरोक्षार प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? अभी क्लोरोक्षार प्रक्रिया, इसके अलावा फिर आगे भी हम बहुत चीज़ें देखेंगे, विरंजक चूर्ण देखेंगे, बेकिंग सोडा देखेंगे, धोने का सोडा देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे। तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं। जैसे क्लोरोक्षार प्रक्रिया क्या होती है, तो क्लोरोक्षार प्रक्रिया में हम जो क्लोरीन होता है उसकी जो अभिक्रिया है हम सोडियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं विद्युत की उपस्थिति में, जिससे होता क्या है कि क्लोरीन और NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो प्राप्त होता है, मतलब कि वो टूटकर क्लोरीन और NaOH में बदल जाता है, सोडियम क्लोराइड बदल जाता है किसमें, एक तो क्लोरीन में, और आपका NaOH क्षारक का निर्माण होता है। इसी को हम क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो एनोड होता है उस पर आपकी क्लोरीन गैस होती है और जो कैथोड होता है उस पर हाइड्रोजन गैस होती है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि NaCl2 को जब हमने विद्युत की उपस्थिति में तोड़ा, अभिक्रिया करवाई, तो ये क्लोरीन और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में टूट जाता है, जो कि क्लोरोक्षार प्रक्रिया के रूप से जानी जाती है। और बाकी ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है उसका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक NaCl से टूटकर दो उत्पाद का निर्माण हो रहा है, Cl2 and NaOH, तो आप मुझे बताइएगा ये कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। देन वी हैव विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की अभिक्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। जैसे आपका शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम क्लोरीन की अभिक्रिया करवाते हैं तब जाकर हमें विरंजक चूर्ण की प्राप्ति होती है। जैसे कि आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, ये जो अभिक्रिया का समीकरण है, CaOH प्लस Cl2 इज इक्वल टू CaOCl2, ये आपका विरंजक चूर्ण हो गया, और H2O गैस, जो H2O है वो जल का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ विरंजक चूर्ण का उपयोग हम पीने वाले जल को कीटाणु मुक्त करने में करते हैं, ठीक है। देन वी हैव बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या होता है, जैसे NaHCO3 है तो इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में जानते हैं। Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, और CO3 मैंने आपको बता रखा है कार्बोनेट, ठीक है। तो ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देन इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो खस्ता पकौड़ी बनाने में किया जाता है, केक को फुलाने या स्पॉन्जी बनाने में किया जाता है, एंटासिड के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें इसके बारे में याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है और उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। साथ ही फिर भी है धोने का सोडा। अब धोने का सोडा आपका डिटर्जेंट पाउडर होता है, जिसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, Na2CO3, अगेन सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, ठीक है। इसका फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट, आप इसे कह सकते हैं क्योंकि 10H2 इसके पीछे जुड़ा हुआ है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। देन इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो जैसी बात है घर की साफ सफाई में किया जाएगा, या फिर किसी फैक्ट्री उद्योग में किसी चीज़ को साफ सफाई करने में किया जाएगा, तो यही है इसका प्रयोग, धोने का सोडा। देन वी हैव जिप्सम। जिप्सम होता है आपका CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, इसका फॉर्मूला होता है जिप्सम का। और जिप्सम की प्राप्ति कैसे होती है आपकी, तो देखिए यहाँ पे कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, POP का निर्माण होता है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 1/2H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। देन pH स्केल में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH मान उतना ही कम होगा। यहाँ पे क्या समझा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, यानी कि हाइड्रोनियम जो आयन है, हाइड्रोजन एग्जैक्टली आप समझ सकते हैं, उसकी मात्रा जितनी अधिक होगी pH उतना ही कम होगा। जैसे कि आप जब हम अम्लीयता की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी जो हाइड्रोनियम है, लाइक जो संख्या है वो डिजिट्स कम होती जाती है, और जो अम्ल होता है वो प्रबल होते जाता है, ठीक है। वैसे जब हम क्षारकीय स्थिति में आगे बढ़ते हैं तो 14 नंबर की तरफ हम जब बढ़ रहे होते हैं तो उस स्थिति में जो क्षारक होता है वो प्रबल होते जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की कमी में जो आपका क्षारक होता है वो प्रबल होते जाता है, और हाइड्रोजन आयन की वृद्धि में आपका जो अम्ल होता है वो प्रबल होते जाता है। इसके अलावा इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कुछ प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एक दुर्बल क्षारक का एग्जाम्पल, और उसी के साथ आप मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि अम्ल, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है, ठीक है।
देन वी हैव पीएच स्केल की खोज हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, सोरेनसन ने की थी। इसी के साथ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। देन इसकी खोज 1909 में हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर सेकंड था जो कि हमने पढ़ा। बाकी इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम चैप्टर थर्ड करेंगे, और इसी तरह फिर आने वाली वीडियोस में हम साइंस 10th क्लास की साइंस के जितने भी नोट्स होंगे चैप्टर वाइज वो डिस्कस करते हुए चलेंगे। और आने वाली वीडियोस में हम अभी बायोलॉजी के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये नोट्स क्लियर होंगे या फिर अगर आप प्रिपरेशन कर ली है और आप रिवीजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपकी रिवीजन भी हो सकती है, प्लस आपके जो फैक्ट्स होंगे वो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको दोनों ही रूप में हेल्प करेगी, आपकी रिवीजन में और आपकी प्रिपरेशन में। so if you are doing anything revision, so again it is going to help you, and if you are doing your preparation then again this is going to add up in your preparation. Okay, so thank you so much for watching this video. Let's meet in another video. Till the time you can do one thing, you can subscribe our channel for getting more videos like this only and getting all the updates from Delhi University. I'll be updating you time to time with all the notice which are coming from Delhi University or NT also. So thank you so much once again. Bye bye. Have a nice day.